18वीं शताब्दी के मध्य में भारत दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता था। मुगल साम्राज्य के अंतिम वर्षों तक भी भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। उस समय भारत कपास, रेशम, मसाले, धातु और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रमुख निर्यातक था। यूरोप के कई व्यापारी भारत के बाजारों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग खोजने में लगे हुए थे। यही कारण था कि यूरोपीय शक्तियां धीरे धीरे भारत में व्यापारिक ठिकाने स्थापित करने लगी। इन शक्तियों में सबसे प्रभावशाली संगठन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने शुरुआत में केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत में प्रवेश किया, लेकिन धीरे धीरे उसने राजनैतिक और सैन्य शक्ति हासिल कर ली। भारत में ब्रिटिश शक्ति का वास्तविक विस्तार 1757 में हुए बैटल ऑफ प्लासी के बाद शुरू हुआ। इस युद्ध में कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इस विजय ने कंपनी को बंगाल के विशाल संसाधनों पर नियंत्रण दे दिया। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था और वहां की कृषि तथा उद्योग अत्यंत विकसित थे। इस जीत के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत के संसाधनों को व्यवस्थित रूप से ब्रिटेन भेजना शुरू किया। 1765 में कंपनी को मुगल सम्राट की ओर से दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। इस अधिकार के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार मिल गया। ये घटना भारत की आर्थिक संरचना के लिए एक बड़ा मोड़ थी। अब कंपनी केवल व्यापारी नहीं रही, बल्कि वो शासक बन गई थी। उसने कर प्रणाली को इस प्रकार बदला कि अधिक से अधिक राजस्व निकाला जा सके। इस राजस्व का बड़ा हिस्सा भारत के विकास में खर्च होने के बजाय ब्रिटेन भेज दिया जाता था। इस प्रक्रिया को बाद में ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी कहा गया। ये सिद्धांत भारतीय राष्ट्रवादी विचारकों ने विस्तार से समझाया। इस विचार को सबसे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाले नेताओं में से एक थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भारत की संपत्ति व्यवस्थित रूप से ब्रिटेन भेजी जा रही थी। उनके अनुसार ये केवल व्यापार नहीं था, बल्कि एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें भारत से धन लगातार बाहर जा रहा था और बदले में बहुत कम लौट रहा था। धन की इस निकासी के कई माध्यम थे। पहला माध्यम था कर वसूली। कंपनी ने किसानों और जमींदारों से भारी कर वसूले। इस राजस्व का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन, सेना के खर्च और ब्रिटेन भेजे जाने वाले भुगतान में इस्तेमाल होता था। दूसरा माध्यम व्यापार था। भारत से कच्चा माल बड़ी मात्रा में ब्रिटेन भेजा जाता था, जबकि ब्रिटेन में बने तैयार माल को भारत में बेचा जाता था। इस व्यवस्था ने भारत के पारंपरिक उद्योगों को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत का कपड़ा उद्योग दुनिया में सबसे प्रसिद्ध था। भारतीय सूती और रेशमी कपड़े यूरोप में अत्यंत लोकप्रिय थे, लेकिन ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद स्थिति बदलने लगी। ब्रिटेन में मशीनों से बड़े पैमाने पर कपड़ा बनने लगा। ब्रिटिश सरकार ने ऐसी नीतियां अपनाई जिनसे भारतीय उद्योग कमजोर हो जाएं और ब्रिटिश उत्पादों के लिए बाजार तैयार हो सके। परिणाम स्वरूप भारत का पारंपरिक वस्त्र उद्योग धीरे धीरे गिरने लगा। भारत के कारीगर और बुनकर, जो कभी वैश्विक व्यापार के केंद्र में थे, अब बेरोजगारी और गरीबी का सामना करने लगे। कई क्षेत्रों में लोगों को खेती की ओर लौटना पड़ा, जिससे कृषि पर दबाव बढ़ गया। ये आर्थिक बदलाव केवल उद्योगों तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज के हर स्तर पर इसका प्रभाव पड़ा। धन की निकासी का एक और महत्वपूर्ण माध्यम था होम चार्जेस। ये वे खर्च थे जिन्हें भारत से ब्रिटेन भेजा जाता था। इनमें ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, कर्ज पर ब्याज, प्रशासनिक खर्च और ब्रिटेन में बैठकर किए जाने वाले सरकारी कार्यों का भुगतान शामिल था। इन खर्चों का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाता था। इस तरह भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी मात्रा में धन लगातार ब्रिटेन की ओर प्रवाहित हो रहा था। इतिहासकारों के अनुसार इस आर्थिक व्यवस्था ने भारत की विकास प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित किया। जहां ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के कारण तेजी से समृद्ध हो रहा था, वहीं भारत धीरे धीरे आर्थिक संकट में फंसता जा रहा था। भारत की संपत्ति और संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के लिए किया जा रहा था। ये प्रक्रिया केवल आर्थिक नहीं थी, बल्कि राजनैतिक और सामाजिक प्रभाव भी रखती थी। ब्रिटिश शासन ने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को इस तरह बनाया कि आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण उनके हाथों में बना रहे। रेलवे, बंदरगाह और संचार व्यवस्था का विकास भी मुख्य रूप से इसी उद्देश्य से किया गया था कि कच्चे माल को आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और ब्रिटेन भेजा जा सके। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के अंत तक एक ऐसी आर्थिक संरचना बन चुकी थी जिसमें भारत से धन लगातार ब्रिटेन की ओर जा रहा था। ये केवल व्यापार का परिणाम नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक शासन की एक सुनियोजित नीति थी।
18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुए, उन्होंने धन की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आर्थिक नीतियां इस प्रकार बनाई गईं कि भारत के संसाधन अधिक से अधिक मात्रा में ब्रिटेन की ओर प्रवाहित हों। ये केवल कर वसूली तक सीमित नहीं था, बल्कि व्यापार, उद्योग, प्रशासन और वित्तीय व्यवस्थाओं के माध्यम से भी ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। इस आर्थिक व्यवस्था को समझने में भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं और अर्थशास्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें सबसे प्रमुख नाम था दादा भाई नौरोजी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में विस्तार से बताया कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन भारत की संपत्ति को व्यवस्थित रूप से ब्रिटेन भेज रहा था। उनके अनुसार भारत से जो धन ब्रिटेन जाता था, वो भारत में निवेश नहीं होता था, बल्कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इस्तेमाल किया जाता था। नौरोजी के अनुसार धन की निकासी के कई मुख्य स्रोत थे। पहला स्रोत था ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन और पेंशन। औपनिवेशिक प्रशासन में उच्च पदों पर लगभग सभी अधिकारी ब्रिटेन से आते थे। वे भारत में सेवा करते थे, लेकिन उनकी आय का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज दिया जाता था। सेवा समाप्त होने के बाद उनकी पेंशन भी भारत के राजस्व से दी जाती थी। इस तरह भारत का धन लगातार ब्रिटेन की ओर बहता रहता था। दूसरा महत्वपूर्ण माध्यम था व्यापारिक असंतुलन। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में मशीनों से उत्पादन तेजी से बढ़ गया। इससे ब्रिटेन को नए बाजारों की आवश्यकता हुई। भारत इस उद्देश्य के लिए सबसे बड़ा बाजार बन गया। ब्रिटेन में बने वस्त्र, मशीनें और अन्य औद्योगिक उत्पाद भारत में बड़े पैमाने पर बेचे जाने लगे। इसके विपरीत भारत से मुख्य रूप से कच्चा माल निर्यात किया जाता था, जैसे कपास, जूट, नील और मसाले। इस व्यापारिक व्यवस्था में ब्रिटेन को अधिक लाभ होता था, क्योंकि तैयार माल का मूल्य कच्चे माल से कहीं अधिक होता था। परिणाम स्वरूप भारत धीरे धीरे एक कच्चा माल आपूर्ति करने वाला उपनिवेश बन गया। इस प्रक्रिया का सबसे गंभीर प्रभाव भारत के पारंपरिक उद्योगों पर पड़ा। भारत का वस्त्र उद्योग सदियों से विश्व में प्रसिद्ध था। भारतीय कपड़े यूरोप, मध्य एशिया और अफ्रीका तक निर्यात किए जाते थे। लेकिन ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद स्थिति बदलने लगी। ब्रिटेन में मशीनों से बड़े पैमाने पर कपड़ा बनने लगा। ब्रिटिश सरकार ने ऐसी नीतियां अपनाई जिनसे भारतीय उद्योग कमजोर हो जाएं और ब्रिटिश उत्पादों के लिए बाजार तैयार हो सके। परिणाम स्वरूप भारत का पारंपरिक वस्त्र उद्योग धीरे धीरे गिरने लगा। भारत के कारीगर और बुनकर, जो कभी वैश्विक व्यापार के केंद्र में थे, अब बेरोजगारी और गरीबी का सामना करने लगे। कई क्षेत्रों में लोगों को खेती की ओर लौटना पड़ा, जिससे कृषि पर दबाव बढ़ गया। ये आर्थिक बदलाव केवल उद्योगों तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज के हर स्तर पर इसका प्रभाव पड़ा। धन की निकासी का एक और महत्वपूर्ण पहलू था होम चार्जेस। ये वे खर्च थे जिन्हें भारत से ब्रिटेन भेजा जाता था। इनमें ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, कर्ज पर ब्याज, प्रशासनिक खर्च और ब्रिटेन में बैठकर संचालित होने वाले सरकारी विभागों का भुगतान शामिल था। इन सब का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाता था। इस तरह भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी मात्रा में धन लगातार ब्रिटेन की ओर प्रवाहित हो रहा था। इतिहासकारों के अनुसार इस आर्थिक व्यवस्था ने भारत की विकास प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित किया। जहां ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के कारण तेजी से समृद्ध हो रहा था, वहीं भारत धीरे धीरे आर्थिक संकट में फंसता जा रहा था। भारत की संपत्ति और संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के लिए किया जा रहा था। ये प्रक्रिया केवल आर्थिक नहीं थी, बल्कि राजनैतिक और सामाजिक प्रभाव भी रखती थी। ब्रिटिश शासन ने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को इस तरह बनाया कि आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण उनके हाथों में बना रहे। रेलवे, बंदरगाह और संचार व्यवस्था का विकास भी मुख्य रूप से इसी उद्देश्य से किया गया था कि कच्चे माल को आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और ब्रिटेन भेजा जा सके। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के अंत तक एक ऐसी आर्थिक संरचना बन चुकी थी जिसमें भारत से धन लगातार ब्रिटेन की ओर जा रहा था। ये केवल व्यापार का परिणाम नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक शासन की एक सुनियोजित नीति थी। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुए, उन्होंने धन की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आर्थिक नीतियां इस प्रकार बनाई गईं कि भारत के संसाधन अधिक से अधिक मात्रा में ब्रिटेन की ओर प्रवाहित हों। ये केवल कर वसूली तक सीमित नहीं था, बल्कि व्यापार, उद्योग, प्रशासन और वित्तीय व्यवस्थाओं के माध्यम से भी ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। इस आर्थिक व्यवस्था को समझने में भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं और अर्थशास्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें सबसे प्रमुख नाम था दादा भाई नौरोजी।
उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में विस्तार से बताया कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन भारत की संपत्ति को व्यवस्थित रूप से ब्रिटेन भेज रहा था। उनके अनुसार भारत से जो धन ब्रिटेन जाता था वो भारत में निवेश नहीं होता था, बल्कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इस्तेमाल किया जाता था। नौरोजी के अनुसार धन की निकासी के कई मुख्य स्रोत थे। पहला स्रोत था ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन और पेंशन। औपनिवेशिक प्रशासन में उच्च पदों पर लगभग सभी अधिकारी ब्रिटेन से आते थे। वे भारत में सेवा करते थे, लेकिन उनकी आय का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज दिया जाता था। सेवा समाप्त होने के बाद उनकी पेंशन भी भारत के राजस्व से दी जाती थी। इस तरह भारत का धन लगातार ब्रिटेन की ओर बहता रहता था। दूसरा महत्वपूर्ण माध्यम था व्यापारिक असंतुलन। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में मशीनों से उत्पादन तेजी से बढ़ गया। इससे ब्रिटेन को नए बाजारों की आवश्यकता हुई। भारत इस उद्देश्य के लिए सबसे बड़ा बाजार बन गया। ब्रिटेन में बने वस्त्र, मशीनें और अन्य औद्योगिक उत्पाद भारत में बड़े पैमाने पर बेचे जाने लगे। इसके विपरीत भारत से मुख्य रूप से कच्चा माल निर्यात किया जाता था, जैसे कपास, जूट, नील। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश शासन ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब केवल कर वसूली या व्यापार ही नहीं, बल्कि परिवहन, प्रशासन और वित्तीय ढांचा भी इस तरह बनाया जा रहा था कि भारत के संसाधनों को अधिक तेजी से ब्रिटेन तक पहुंचाया जा सके। इस प्रक्रिया में रेलवे, भूमि कर प्रणाली और औपनिवेशिक प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेलवे का निर्माण ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े परियोजनाओं में से एक था। 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई और अगले कुछ दशकों में रेलवे नेटवर्क तेजी से फैलने लगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे आधुनिकता और विकास का प्रतीक बताया, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि रेलवे का मुख्य उद्देश्य भारत के विकास से अधिक औपनिवेशिक आर्थिक हितों को पूरा करना था। रेलवे के माध्यम से कच्चे माल को ग्रामीण क्षेत्रों से बंदरगाहों तक तेजी से पहुंचाया जा सकता था। कपास, जूट, नील और अनाज जैसे उत्पाद आसानी से समुद्री बंदरगाहों तक पहुंचाए जाते और वहां से ब्रिटेन भेज दिए जाते। इस प्रकार रेलवे ने भारत से ब्रिटेन तक धन और संसाधनों के प्रवाह को तेज कर दिया। रेलवे निर्माण की वित्तीय व्यवस्था भी ब्रिटिश निवेशकों के लिए लाभकारी थी। रेलवे कंपनियों को ब्रिटिश सरकार की ओर से गारंटी सिस्टम दिया गया था। इसका अर्थ ये था कि यदि रेलवे कंपनियों को पर्याप्त लाभ नहीं होता तो भी उन्हें निश्चित मुनाफा दिया जाएगा और ये भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाएगा। इस व्यवस्था के कारण ब्रिटिश निवेशकों को बिना जोखिम के लाभ मिलता रहा। भारत के लोगों को रेलवे के लिए करों के माध्यम से भुगतान करना पड़ता था, जबकि उससे होने वाला आर्थिक लाभ ब्रिटेन के निवेशकों तक पहुंचता था। इस प्रकार रेलवे भी धन की निकासी का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। इसी समय ब्रिटिश शासन ने भूमि कर प्रणाली में भी बड़े बदलाव किए। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भूमि व्यवस्थाएं लागू की गईं। बंगाल में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई, जिसमें जमींदारों को कर वसूलने का अधिकार दिया गया। इस व्यवस्था के कारण किसानों पर भारी करों का बोझ पड़ा। दक्षिण और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, जिसमें किसानों को सीधे सरकार को कर देना पड़ता था। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इन सभी व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व एकत्र करना था। किसानों को अक्सर अपनी आय का बड़ा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। कई बार खराब फसल के बावजूद कर वसूली जारी रहती थी। परिणाम स्वरूप किसान कर्ज में डूबने लगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई। कृषि उत्पादन का स्वरूप भी बदलने लगा। ब्रिटिश शासन ने कई क्षेत्रों में नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया। कपास, जूट, नील और अफीम जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाने लगी, क्योंकि इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग थी। इस बदलाव का असर ये हुआ कि खाद्यान्न उत्पादन कई क्षेत्रों में कम हो गया। जब सूखा या खराब मौसम आता था तो खाद्यान्न की कमी हो जाती थी और अकाल की स्थिति पैदा हो जाती थी। 19वीं शताब्दी में भारत में कई बड़े अकाल पड़े, जिनमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई। इन अकालों के दौरान भी औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां बहुत अधिक नहीं बदली। ब्रिटिश प्रशासन का मुख्य ध्यान राजस्व संग्रह और व्यापार पर ही बना रहा। कई इतिहासकारों का मानना है कि औपनिवेशिक आर्थिक संरचना ने अकाल की स्थिति को और गंभीर बना दिया। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया। भारत धीरे धीरे ब्रिटिश औद्योगिक अर्थव्यवस्था का एक परिशिष्ट बन गया। भारत से कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाता था और ब्रिटेन में बने तैयार उत्पाद भारत में बेचे जाते थे। ये आर्थिक संबंध असमान था। ब्रिटेन औद्योगिक उत्पादन से लाभ कमा रहा था, जबकि भारत के पारंपरिक उद्योग नष्ट हो रहे थे। इससे भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता कमजोर होती चली गई। इसी दौरान भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना भी मजबूत होने लगी। कई भारतीय नेताओं और बुद्धिजीवियों ने यह तर्क दिया कि औपनिवेशिक शासन भारत के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है।
इन विचारों को आगे बढ़ाने वाले नेताओं में दादा भाई नारोजी के अलावा आर.सी. दत्त और महादेव गोविंद रानाडे जैसे विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने लेखों और पुस्तकों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की कि भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों का परिणाम है। इन विचारों का प्रभाव धीरे धीरे भारतीय समाज और राजनीति पर पड़ने लगा। शिक्षित वर्ग में ये समझ बढ़ने लगी कि भारत की आर्थिक समस्याओं का समाधान केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से ही संभव है। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारत से ब्रिटेन तक धन के प्रवाह की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। ये केवल एक आर्थिक घटना नहीं थी, बल्कि औपनिवेशिक शासन की पूरी संरचना का परिणाम थी। इसी आर्थिक शोषण के खिलाफ आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने मजबूत रूप लिया। आने वाले वर्षों में आर्थिक राष्ट्रवाद, स्वदेशी आंदोलन और राजनीतिक संघर्ष ने इस व्यवस्था को चुनौती दी और अंततः भारत की स्वतंत्रता की दिशा में रास्ता तैयार किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक ये स्पष्ट हो चुका था कि भारत से ब्रिटेन तक धन का प्रवाह केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि औपनिवेशिक शासन की मूल संरचना का हिस्सा था। भारतीय नेताओं, बुद्धिजीवियों और राष्ट्रवादियों ने यह समझ लिया था कि जब तक इस आर्थिक शोषण को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक भारत की वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। इसी कारण आर्थिक राष्ट्रवाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय राजनीतिक चेतना तेजी से बढ़ रही थी। इस चेतना के केंद्र में आर्थिक प्रश्न थे: गरीबी, बेरोजगारी, उद्योगों का पतन और किसानों की कठिन स्थिति। इन समस्याओं के पीछे औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार माना गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती नेताओं ने इन मुद्दों को सार्वजनिक बहस का विषय बनाया। 1885 में स्थापित इंडियन नेशनल कांग्रेस ने धीरे धीरे औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की आलोचना शुरू की। कांग्रेस के शुरुआती नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ आर्थिक सुधारों की भी मांग की। उन्होंने ये तर्क दिया कि भारत के राजस्व का उपयोग भारत के विकास के लिए होना चाहिए, न कि ब्रिटेन की समृद्धि के लिए। इस समय आर्थिक राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण रूप स्वदेशी आंदोलन के रूप में सामने आया। 1905 में जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया, तो उसके विरोध में देश भर में आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना था। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों और कारीगरों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। लोगों से अपील की गई कि वे ब्रिटेन में बने कपड़ों और अन्य वस्तुओं का उपयोग बंद करें और भारतीय उत्पादों को अपनाएं। इस आंदोलन ने आर्थिक स्वावलंबन की भावना को मजबूत किया और लोगों को यह एहसास कराया कि आर्थिक स्वावलंबन राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए भी आवश्यक है। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जब महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने, तब आर्थिक स्वावलंबन का विचार और भी मजबूत हो गया। गांधी जी का मानना था कि भारत की गरीबी का एक बड़ा कारण यह है कि देश के पारंपरिक उद्योग नष्ट हो चुके हैं और लोग विदेशी वस्तुओं पर निर्भर हो गए हैं। उन्होंने लोगों को अपने हाथों से कपड़ा बनाने और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान कई भारतीय उद्योगपति भी देश के औद्योगिक विकास में योगदान देने लगे। भारतीय उद्यमियों ने कपड़ा मिलों, इस्पात उद्योग और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश करना शुरू किया। इस प्रक्रिया में जमशेदजी टाटा जैसे उद्योगपतियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने भारत में आधुनिक उद्योग स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। हालांकि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय उद्योगों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार की नीतियां अक्सर ब्रिटिश उद्योगों के पक्ष में होती थीं। फिर भी भारतीय उद्यमियों और राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयासों ने देश में औद्योगिक विकास की नींव रखी। जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत होता गया, आर्थिक शोषण का मुद्दा भी और अधिक महत्वपूर्ण होता गया। भारतीय नेताओं ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि ब्रिटिश शासन ने भारत की आर्थिक संरचना को कमजोर कर दिया है। इतिहासकारों के अनुसार औपनिवेशिक काल में भारत की अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुए, उन्होंने देश के विकास को कई दशकों तक प्रभावित किया। भारत, जो कभी विश्व व्यापार और उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, औपनिवेशिक काल के अंत तक एक गरीब और अविकसित अर्थव्यवस्था बन गया था। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब देश को एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली जो कई समस्याओं से घिरी हुई थी। उद्योग सीमित थे, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता थी और गरीबी व्यापक थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नेतृत्व ने देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया। योजनाबद्ध विकास, औद्योगिक विस्तार और कृषि सुधारों के माध्यम से देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश की गई। फिर भी औपनिवेशिक काल की आर्थिक नीतियों का प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया जाता रहा। धन की निकासी, उद्योगों का पतन और कृषि पर अत्यधिक दबाव जैसी समस्याओं ने भारत के विकास को प्रभावित किया था। इतिहास का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि औपनिवेशिक शासन केवल राजनीतिक नियंत्रण तक सीमित नहीं था। ये एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था भी थी जिसमें उपनिवेशों के संसाधनों का उपयोग साम्राज्य की समृद्धि के लिए किया जाता था।
भारत से ब्रिटेन तक दौलत के प्रवाह की कहानी इसी औपनिवेशिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें यह भी सिखाती है कि आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आर्थिक न्याय की मांग एक केंद्रीय तत्व बन गई। ये संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि उस आर्थिक व्यवस्था को बदलने के लिए भी था जिसने लंबे समय तक भारत की संपत्ति और संसाधनों को बाहर ले जाया था।